जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहां शुरू होती है? आमाशय, मुख, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? तो बताना है आपको कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहां शुरू होती है। तो याद रखेंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहां शुरू होती है? तो बात करेंगे मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया की, तो पाचन की शुरुआत जो होती है ये मुख से होती है। भोजन चबाने के साथ लार मिलती है और लार में मौजूद एमाइलेज स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। क्या? तो मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहां शुरू होती है? तो मुख राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो आसान प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ा है। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। शरीर में वसा के पाचन में कौन सा पदार्थ विशेष रूप से सहायता करता है? पित्त, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकोजन? तो शरीर में वसा के पाचन में कौन सा पदार्थ विशेष रूप से सहायता करता है? सही उत्तर इसका क्या होने वाला है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पित्त। क्या होगा? तो पित्त वसा को छोटे छोटे कणों में फैलाने में सहाय करता है। क्या करता है? तो पित्त जो होता है ये वसा को छोटे छोटे कणों में फैलाने में सहायता करता है, जिससे वसा के पाचन के लिए एंजाइमों की क्रिया आसान होती है। सही उत्तर हो जाएगा पित्त। शरीर में वसा के पाचन में कौन सा पदार्थ विशेष रूप से सहायता करता है? तो पित्त हो जाएगा। अग्न्याशय द्वारा स्रावित पाचक एंजाइमों का प्रमुख कार्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता। अग्न्याशय द्वारा स्रावित पाचक एंजाइमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? तो बड़ी आंत का प्रमुख कार्य है पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण हो जाएगा। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूछा गया है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है ये कहां से होता है? तो गुर्दा हो जाएगा। क्या होगा? तो गुर्दा हो जाएगा। क्या होगा सही उत्तर? मानव शरीर में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? तो गुर्दा हो जाएगा। गुर्दे रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को हटाते तथा मूत्र का निर्माण करते हैं। क्या हो जाएगा? तो गुर्दा हो जाएगा। मूत्र को अस्थायी रूप से किस अंग में संग्रहित किया जाता है? तो संग्रहित कहां किया जाता है? तो संग्रहित मूत्राशय में किया जाता है। कहां पर? तो मूत्राशय में। गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नली कौन सी है? कौन सी नली है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी। क्या होगा? तो मूत्रवाहिनी हो जाएगा। रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को छानने का प्रमुख कार्य किस अंग का है? किस अंग का है? तो ये गुर्दे का है। किसका है? तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को छानने का प्रमुख कार्य किस अंग का है? तो गुर्दा हो जाएगा। हृदय की सामान्य लय को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? कौन सा हो जाएगा? तो ऐसे नोड होगा। क्या होगा? तो ऐसे नोड हो जाएगा। हृदय से फेफड़ों तक रक्त किस धमनी द्वारा जाता है? हृदय से फेफड़ों तक रक्त किस धमनी द्वारा जाता है? तो हृदय से फेफड़ों तक जो रक्त जाता है ये फुफ्फुसीय धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फुफ्फुसीय धमनी इसका सही उत्तर होगा। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिकाएं लाती हैं? फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिकाएं लाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय शिराएं।
बात करेंगे फुफ्फुसीय शिराएं की, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद तक पहुंचाती हैं। सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुसीय शिराएं। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय शिराएं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो जब बात करेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो महाधमनी हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति मुख्यतः कौन करता है? हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति मुख्यतः कौन करता है? तो ये कोरोनरी धमनियां हो जाएगा। क्या होगा? तो कोरोनरी धमनियां हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन की कमी पर त्वचा या ओठों का नीला पड़ना किस नाम से जाना जाता है? रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर त्वचा या ओठों का नीला पड़ना किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं क्या, किस नाम से जाना जाएगा? तो साइनोसिस हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर त्वचा, होंठ या फिर नाखूनों का नीला पड़ना साइनोसिस कहलाता है। तो गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? साइनोसिस हो जाएगा। शरीर में सूजन या द्रव जमा होने को क्या कहा जाता है? तो शरीर में सूजन या द्रव जमा होने को एडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एडिमा हो जाएगा। पीलिया में मुख्यतः किस पदार्थ का स्तर बढ़ने से त्वचा और आंखें पीली दिखाई देती हैं? तो पीलिया में मुख्यतः किस पदार्थ का स्तर बढ़ने से त्वचा और आंखें पीली दिखाई देती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन। क्या? बिलिरुबिन हो जाएगा। प्लीहा का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्लीहा का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो प्लीहा का एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा क्या? तो पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को हटाने में सहायता करना। मानव में शरीर प्रतिरक्षा से संबंधित अंगों में कौन सा शामिल है? मानव शरीर में प्रतिरक्षा से संबंधित अंगों में कौन सा शामिल है? तो इसमें थाइमस हो जाएगा। क्या शामिल है? तो थाइमस होगा। टी लिम्फोसाइट्स के विकास और परिपक्वता में कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? थाइमस, यकृत, गुर्दा या फिर पित्ताशय? तो टी लिम्फोसाइट्स के विकास और परिपक्वता में कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? कौन सा अंग हो जाएगा? तो ये थाइमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो थाइमस राइट आंसर होगा। एंटीबायोटिक दवाएं मुख्यतः किसके विरुद्ध प्रभावी होती हैं? तो एंटीबायोटिक दवाएं मुख्यतः किसके विरुद्ध प्रभावी होती हैं? तो ये जीवाणुओं के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो जीवाणुओं की। एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणु संक्रमण के उपचार में उपयोग की जाती हैं। वायरस के विरुद्ध सामान्य एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक का अनावश्यक और गलत उपयोग किस समस्या को बढ़ा सकता है? विटामिन की कमी, एंट्री माइक्रोवियल प्रतिरोध, रक्त समूह परिवर्तन, हड्डियों की लंबाई। तो क्या होगा राइट आंसर? एंटीबायोटिक का अनावश्यक और गलत उपयोग किस समस्या को बढ़ा सकता है? तो एंट्री माइक्रोवियल प्रतिरोध हो जाएगा। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी सामुदायिक उपायों में से एक क्या है? पानी जमा होने वाले स्थानों को समाप्त करना, अधिक मिठाई खाना, घर में अंधेरा रखना, अत्यधिक नमक का सेवन करना। तो मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी सामुदायिक उपायों में से एक क्या है? क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी जमा होने वाले स्थानों को समाप्त करना। मलेरिया की जांच में रक्त की जांच क्यों की जाती है? तो मलेरिया की जांच में रक्त की जांच क्यों की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया परजीवी की पहचान के लिए। हैजा का संक्रमण मुख्यतः किस माध्यम में फैल सकता है? हैजा का संक्रमण मुख्यतः किस माध्यम में फैल सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूषित भोजन और पानी। प्रश्न है कि हाथों की स्वच्छता के लिए साबुन और पानी का प्रयोग विशेष रूप से कब आवश्यक है? जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे हों, केवल सुबह, केवल रात में, केवल अस्पताल में। तो हाथों की स्वच्छता के लिए साबुन और पानी का प्रयोग विशेष रूप से कब आवश्यक है? कब आवश्यक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे हों। संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उदाहरण कौन सा है? संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का जो उदाहरण हो जाएगा ये दस्ताने हो जाएगा। क्या? तो दस्ताने राइट आंसर होगा। उपयोग किए गए इंजेक्शन की सुई के साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो याद रखेंगे सुरक्षित साफ कंटेनर में डालना। टीकाकरण के बाद शरीर में किस प्रकार की सुरक्षा विकसित होने में सहायता मिलती है? प्रतिरक्षा, निर्जलीकरण, एनीमिया या फिर कुपोषण। तो टीकाकरण के बाद शरीर में किस प्रकार की सुरक्षा विकसित होने में सहायता मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। टीकाकरण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोग जनकों के विरुद्ध सुरक्षा विकसित करने के लिए तैयार करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में जन्म के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क
किसमें सहायता करता है? तापमान बनाए रखने और स्तनपान शुरू करने में, केवल वजन कम करने में, केवल रक्तचाप बढ़ाने में, केवल दांत निकलने में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान बनाए रखने और स्तनपान शुरू करने में। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद गर्म रखने का मुख्य कारण क्या है? नवजात में शरीर का तापमान जल्दी कम हो सकता है, नवजात को भूख नहीं लगती, इससे हड्डियां लंबी होती हैं, इससे रक्त समूह बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नवजात में शरीर का तापमान जल्दी कम हो सकता है। गर्भावस्था में आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो एनीमिया और फोलिक एसिड की कमी से संबंधित जोखिम को कम करना। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की वृद्धि निगरानी के लिए कौन सी जांच उपयोगी हो सकती है? कौन सी जांच उपयोगी हो सकती है? तो अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। क्या? तो अल्ट्रासाउंड होगा। गर्भावस्था के दौरान नियमित प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो मां और भ्रूण के स्वास्थ्य की निगरानी तथा जोखिमों की पहचान। गर्भावस्था में भ्रूण की हलचल कम महसूस होने पर क्या करना चाहिए? गर्भावस्था में भ्रूण की हलचल कम महसूस होने पर क्या करना चाहिए? तो याद रखेंगे क्या करना चाहिए? तो स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक से शीघ्र संपर्क करना। प्री एक्लम्सिया में कौन सी स्थिति प्रमुख रूप से देखी जाती है? क्या देखी जाती है? तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप। नवजात शिशु की नाल की देखभाल में क्या महत्वपूर्ण है? तो नवजात शिशु की नाल की देखभाल में क्या महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो स्वच्छ और सूखा रखना, उसे स्वच्छ और सूखा रखना। बच्चे में गंभीर कुपोषण का आकलन करने के लिए समुदाय स्तर पर कौन सा उपकरण उपयोगी है? कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमयूएसी टैब। क्या? तो एमयूएसी टैब। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में निम्न में से कौन सी स्थिति संबंधित हो सकती है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में निम्न में से कौन सी स्थिति संबंधित हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वासीकोर। क्या? तो क्वासी और कोर हो जाएगा। शरीर को त्वरित ऊर्जा मुख्यतः किसके पोषक तत्व से मिलती है? तो शरीर को त्वरित ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे? तो कार्बोहाइड्रेट से। किससे? तो कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वसा हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी हो जाएगा। कितना? तो 9 हो जाएगा। गलती नहीं करना है, याद रखना है। अगला है, शरीर में आयोडीन मुख्यतः किस हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है? शरीर में आयोडीन मुख्यतः किस हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा थायराइड हार्मोन। क्या? तो थायराइड हार्मोन हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी विशेष रूप से किस प्रकार के एनीमिया से संबंधित हो सकती है? किस प्रकार के एनीमिया से? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा खनिज विशेष रूप से आवश्यक है? आयरन, सोडियम, पोटेशियम या फिर आयोडीन? तो सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो आयरन हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा खनिज विशेष रूप से आवश्यक है? तो आयरन होगा। प्राथमिक उपचार में बेहोश लेकिन सामान्य रूप से सांस ले रहे व्यक्ति को किस स्थिति में रखा जा सकता है? किस स्थिति में रखा जा सकता है? तो रिकवरी पोजीशन। किसमें? तो रिकवरी पोजीशन। नाक के से रक्तस्राव होने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? तो जब नाक से रक्तस्राव हो तो प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो व्यक्ति को थोड़ा आगे झुकाकर नाक के मुलायम हिस्से को दबाना। बेहोशी की स्थिति में सबसे पहले किस बात का आकलन करना महत्वपूर्ण है? तो बेहोशी की स्थिति में सबसे पहले किस बात का आकलन करना महत्वपूर्ण है? तो प्रतिक्रिया और श्वसन हो जाएगा। प्रतिक्रिया और श्वसन। स्वास्थ्य सर्वेक्षण में किसी समुदाय में बीमारी के मामलों की जानकारी एकत्र करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो स्वास्थ्य समस्या की पहचान और नियंत्रण की योजना बनाना। एएनएम के लिए प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो समुदाय की भाषा और समझ के अनुसार सरल एवं स्पष्ट जानकारी देना। तो 50 प्रश्न हम लिया था, बताइए कमेंट करके कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।